देखिए बच्चों, जो हमारी यूनिट सेकंड थी विलियन, उसके अभ्यास प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और 32 प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके थे और आगे के प्रश्नों को हम आज सॉल्व करेंगे। तो देखिए 33वें नंबर का प्रश्न क्या है। देखिए प्रश्न नंबर 33, CH2FCOOH यानी इसको बोलते हैं फ्लोरोएसिटिक एसिड। क्या है? फ्लोरोएसिटिक एसिड। फ्लोरोएसिटिक एसिड के 19.5 ग्राम को 500 ग्राम H2O में घोलने पर जल के हिमांक में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का अवनमन देखा गया। फ्लोरोएसिटिक अम्ल का वॉन ऑफ गुणक तथा वियोजन स्थिरांक परिकलित कीजिए। यदि क्या दिया हुआ है, देखिए यदि हमें दिया हुआ है KF यानी मोलल अवनमन स्थिरांक का मान हमें दिया हुआ है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। देखिए बच्चों, ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में ये कहा गया है कि जो फ्लोरोएसिटिक अम्ल है उसके 19.5 को जल में घोला गया है। कितने जल में? 500 ग्राम जल में घोला गया है और यहाँ पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड का हिमांक में क्या आ रहा है? अवनमन आ रहा है। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है? एक तो हमें ज्ञात करना है आई यानी वॉन्ट ऑफ गुणांक हमें ज्ञात करना है। दूसरा हमें ज्ञात करना है वियोजन स्थिरांक। जो हमारा फ्लोरोएसिटिक अम्ल है उसका वियोजन स्थिरांक हमें ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग सूत्र लगाएंगे हिमांक अवनमन का। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को पता है हिमांक में अवनमन डेल TF बराबर किसके होता है? IKFM, इसके बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे? इस वांट ऑफ गुणांक को पता करेंगे। किसको पता करेंगे? वांट ऑफ गुणांक को पता करेंगे। देखिए बच्चों, ये जो अवनमन है डेल TF ये दिया हुआ है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। KF हमें दिया हुआ है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। और ये जो M है, ये मोललता जो M है वो हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले इस M को ज्ञात करेंगे। ठीक है, जैसे ही M ज्ञात हो जाएगा तो इस सूत्र में I बराबर डेल TF अपॉन KFM, इस सूत्र से हम लोग वॉन्ट ऑफ गुणांक ज्ञात कर लेंगे। देखिए बच्चों, आई ज्ञात करना है ना, तो डेल TF के नीचे KFM आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? ये जो मोललता है इसको ज्ञात करेंगे। मोललता आप सबको पता है भाई, जो भी हमारा अवयव है या विलेय है, उस विलेय की मोलों की संख्या और उसमें हम भाग दे देते हैं विलायक के द्रव्यमान का। ठीक है, और गुणा कर देते हैं 1000 से मोललता निकालने के लिए। और मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं वो आप लोगों को पता है कि उस पदार्थ की ग्राम में मात्रा और उसमें उसके मोलर द्रव्यमान का क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। तो देखिए हमें कैसे करना है ये प्रश्न। देखिए बच्चों, प्रश्नानुसार हमें W2 का मतलब है विलेय की मात्रा। W2 विलेय की मात्रा हमें दी हुई है कितनी? 19.5 ग्राम। W1 यहाँ डिनोट कर रहा है विलायक को। विलायक की मात्रा या विलायक का द्रव्यमान हमें दिया हुआ है 500 ग्राम। क्लियर है? और जो अवनमन हो रहा है हिमांक में वो दिया हुआ है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए आगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखिए बच्चों, सबसे पहले जो CH2FCOOH जो फ्लोरोएसिटिक अम्ल है उसका मोलर द्रव्यमान अगर हम निकालेंगे तो मोलर द्रव्यमान कितना निकल के आएगा? 78 निकल के आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जो सूत्र है, मोललता का सूत्र है, उसमें हम मान रखेंगे। ठीक है, हमें मोललता निकालनी है। अब पदार्थ की मोलों की जो संख्या है वो किसके बराबर होती है? वो विलेय की मात्रा या कह सकते हैं विलेय का भार बटा विलेय के मोलर द्रव्यमान के बराबर होती है। ठीक है, तो हमारा ये मोललता का सूत्र हो गया। इस मोललता के सूत्र में हम वैल्यू पुट करेंगे। भाई विलेय का द्रव्यमान कितना है? 19.5 है। ठीक है, गुणा कर दिया 1000 से। लीजिए भाई 1000 से गुणा कर दिया। विलेय का मोलर द्रव्यमान 78 रख दिया हमने और विलायक का द्रव्यमान हमें पता है कितना है? 500। भाई दिया हुआ है ना, ये प्रश्न में दिया हुआ है। भाई हमें 19.5 मात्रा दी हुई है विलेय की। ये जो 500 ग्राम हमें विलायक का द्रव्यमान है वो भी हमें दिया हुआ है और हम इनको गुणा करेंगे 1000 से। तो लीजिए हमारी मोललता क्या निकल के आई? 0.5 M। ये हमारी मोललता निकल के आ गई। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए जो हमारा सूत्र है, सूत्र में हम वैल्यू पुट करेंगे डेल TF बराबर IKFM।
ठीक है। अभी मैंने आपको अभी समझाया था भाई डेल टी एफ भी हमें पता है, के एफ भी दिया हुआ है, एम हम लोगों ने निकाल ही लिया, और अब हम आई का मतलब है वांट ऑफ गुणांक को निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई बराबर 1/1.86 और गुणा कर देंगे एम जो 0.5 है उससे गुणा कर देंगे, और हमारा वांट ऑफ गुणांक निकल के आएगा 1.07526। क्लियर है? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग वांट ऑफ गुणांक को ज्ञात करेंगे। अब दूसरा हमसे पूछा है अम्ल का वियोजन स्थिरांक। देखिए बच्चों, फ्लोरोएसिटिक एसिड क्या है, अम्ल है। जब इसको जल में घोला जाएगा तो इसका वियोजन होगा ना। तो देखिए, मान लेते हैं वियोजन की मात्रा क्या है, अल्फा। इसके वियोजन की मात्रा को हमने अल्फा मान लिया। इस तरीके से देखिए ये वियोजन होगा, ये H+ अलग हो जाएगा और ये पूरा फॉर्म माइनस में टूट जाएगा। लीजिए भाई, वियोजन हो गया। इसके प्रारंभ में इसके अगर 1 मोल है तो इन दोनों के मोल 0 है, क्योंकि शुरुआत में कोई वियोजन नहीं हो रहा है। और साम्य पर क्या होगा, अगर वियोजन से इन दोनों की अल्फा मोल बन रहे हैं तो इसके कितने हो जाएंगे, 1 - अल्फा हो जाएंगे। ठीक है। और अब सांद्रता क्या होगी, सांद्रता के लिए C से हम इनको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब देखिए बच्चों, आई हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। वांट ऑफ गुणांक को निकालने का एक तरीका ये भी है कि जो वियोजन है, वियोजन के पश्चात कितने मोल है और उसमें भाग दे देते हैं वियोजन से पूर्व के मोल। तो वियोजन के पश्चात कितने मोल निकल के आएंगे, देखिए वियोजन के पश्चात मोल निकल के आएंगे 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। अरे भाई, इन सबको जोड़ देंगे ना, इन सबको जोड़ देंगे। लीजिए भाई, इससे ये कट गया तो हमारे कितने निकल के आई, 1 + अल्फा। यानी ये हमारे निकल के आए हैं वियोजन के पश्चात जो हमारे मोलों की संख्या है, और वियोजन से पूर्व कितनी है, 1। यानी ये हमारा आई का मान निकल के आ गया 1 + अल्फा, भाग दे दिया हमने 1 का। इसे हम ये लिख सकते हैं 1 + अल्फा लिख सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, हमें ये अल्फा ज्ञात करना है, वियोजन की मात्रा ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, आई में से 1 को माइनस कर दो, और आई अभी हमने पीछे निकाला है। देखिए आई का मान क्या था हमारा, आई का मान हमारा ये निकल के आया था, वांट ऑफ गुणांक का मान 1.07526, ये हमारा आई निकल के आया था। हम क्या करेंगे, इस आई में से 1 को माइनस कर देंगे तो ये हमारे वियोजन की मात्रा निकल के आ गई 0.07526 निकल के आ गई। अब आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, वियोजन स्थिरांक ज्ञात करेंगे। और वियोजन स्थिरांक आपको पता है, ये जो एसीटेट आयन है और H+ आयन ये ऊपर आ जाएंगे और नीचे हमारा फ्लोरोएसिटिक अम्ल आ जाएगा। ठीक है। इसकी सांद्रता आपको पता है, पीछे देखिए बच्चों भाई, इसकी सांद्रता C∆, इसकी भी C∆, और इसकी है C और ब्रैकेट में 1 - अल्फा। तो हमारा Ka क्या हो जाएगा, देखिए Ka हो जाएगा हमारा C∆ × C∆ अपॉन में C 1 - अल्फा हो जाएगा ना। तो देखिए आगे हमने रख दी वैल्यू। लीजिए भाई, ये हमारा ये हो गया, C से C कट गया तो ये निकल के आया C∆² अपॉन 1 - अल्फा। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ये जो C सांद्रता है ये हमें पता है, जो मोललता हमने निकाली 0.5, लीजिए हमने वैल्यू पुट कर दी 0.5। ये अल्फा जो हमारे वियोजन की मात्रा है वो अभी हमने निकाली थी। देखिए बच्चों भाई, वियोजन की मात्रा हमने ये निकाली थी ना अल्फा, लीजिए हमने वियोजन की मात्रा ये रख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने और भाग कर दिया हमने 1 - अल्फा, यानी 1 में से अल्फा को माइनस कर दिया। ठीक है। अब देखिए 1 में से जब अल्फा को इसको माइनस किया तो ये आएगा 0.92474 ये आएगा। और जब इस पूरे को हम लोग सॉल्व करेंगे तो लीजिए हमारा वियोजन स्थिरांक निकल के आएगा 3.07 × 10⁻³ ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि सबसे पहले हमने क्या निकाला, सबसे पहले हम लोगों ने वांट ऑफ गुणांक निकाला, फिर हम लोगों ने वियोजन की मात्रा निकाली, और वियोजन की मात्रा निकालने के बाद हमने अम्ल का वियोजन स्थिरांक ज्ञात किया। क्लियर है? अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 34 देखिए बच्चों, 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.535 मिलीमीटर ऑफ मरकरी स्केल पे दिया हुआ है, मीटर स्केल ऑफ मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को
450 ग्राम जल में घोले तो 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, मिलीमीटर जो मरकरी स्केल है एम, जिसको mmHg कहते हैं, उस पर हमें वाष्प दाब दिया हुआ है 17.535 दिया हुआ है। अब देखिए बच्चों, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि जब भी किसी द्रव में या जब भी किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में क्या हो जाता है, आपेक्षिक अवनमन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधा सीधा क्या करेंगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, P1 नोट माइनस P1 अपॉन P1 नोट, और ये बराबर होता है विलेय की मोल भिन्न के। क्लियर है। और इस x2 को हम क्या लिख सकते हैं, x2 को हम ये भी तो लिख सकते हैं N2 अपॉन N1 प्लस N2, यानी विलेय के मोल और उसको में भाग दे देंगे हम कुल मोल का। क्लियर है, यानी ये सूत्र हम लोगों को अप्लाई करना है। तो अब हमें क्या क्या पता होना जरूरी है भाई, हमें ये जो मोलों की संख्या है ये पता होना जरूरी है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा विलेय और विलायक है उनके मोलों की संख्या हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे, कैसे इसका आंसर लिखेंगे। सबसे पहले हम जल के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे, जिसे N1 से डिनोट कर दिया। चलिए भाई, जल के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है तो जल की मात्रा दी हुई है आपको 450 ग्राम लीजिए, और इसमें इसके मोलर द्रव्यमान का हम लोगों ने भाग दे दिया, ये निकल के आ गई मोलों की संख्या 25। ठीक है, आगे देखिए, ग्लूकोज के मोलों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। ग्लूकोज की मात्रा दी हुई है 25 ग्राम, और इसमें इसके मोलर द्रव्यमान का भाग दे दिया 180 का। चलिए क्या निकल के आई, ग्लूकोज के मोलों की संख्या 0.138 निकल के आई। ठीक है, आगे देखिए, अब हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का सूत्र लगाएंगे। ये सूत्र लगा दिया। अब देखिए बच्चों, P1 नोट हमें पता है, अरे भाई दिया हुआ है ना ये हम लोगों को, शुद्ध जल का जो वाष्प दाब हमें दिया हुआ है 17.535 mmHg जो दिया हुआ है, ये हमें P1 नोट पता है, ये भी पता है, N2 N1 ये N2 सब हमें पता है, और ये जो P1 है, ये जो P1 ये हम लोगों को ज्ञात करना है, यानी जो विलयन है, विलयन में हमें वाष्प दाब ज्ञात करना है। तो आगे देखिए क्या करेंगे, हम सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। लीजिए भाई, हमने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया। P1 नोट की वैल्यू भी हम लोगों ने पुट कर दी, ये हम लोगों ने N2 की, और ये हमारा कुल जो मोलों की संख्या है हम लोगों ने सारी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है भाई, हमने क्या करा, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन में सारी वैल्यू पुट कर दी, और अब जो P1 का मान आएगा वो P1 का मान हमारा निकल के आएगा 17.44 mmHg। ठीक है, तो देखिए कितना आसान प्रश्न है भाई, हमें जो जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे और सीधा सीधा क्या निकाल लेंगे, विलयन का वाष्प दाब निकाल लेंगे। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 35 देखिए बच्चों क्या है, 298 केल्विन पर मेथेन की बेंजीन पर मोललता का हेनरी स्थिरांक 4.27 गुणा 10⁵ mmHg है। mmHg वही मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, मरकरी स्केल पे बताया हुआ है। 298 केल्विन तथा 760 mmHg दाब पर मेथेन की बेंजीन में विलेयता परिकलित करनी है। तो देखिए बच्चों, हमें क्या दिया हुआ है, हेनरी स्थिरांक दिया हुआ है, और एक पर्टिकुलर 298 केल्विन पर एक पर्टिकुलर जो दाब है 760 mmHg, इस पर हमें क्या करना है, मेथेन की बेंजीन में विलेयता परिकलित करनी है। कहने का मतलब है कि कितनी मात्रा घुली हुई है, भाई मेथेन की बेंजीन में कितनी मात्रा घुली हुई है ये हम लोगों को पता करना है। तो कुछ नहीं, सीधा सीधा हम लोग हेनरी का फॉर्मूला लगाएंगे, जो हेनरी का सूत्र है ना वो हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे करना है इसको, भाई KH हेनरी स्थिरांक आप लोगों को दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना हेनरी स्थिरांक 4.27 गुणा 10⁵ mmHg ये आपको दिया हुआ है। लीजिए भाई, ये आपको दाब भी दिया हुआ है 760 दिया हुआ है। सीधा सीधा हम लोग हेनरी का फॉर्मूला लगाएंगे, P बराबर KH और ये है X। ठीक है, ये X यानी ये क्या है, मोल अंश है हमारे मेथेन के। चलिए भाई, हमें X ज्ञात करना है, ये हो जाएगा P अपॉन KH। P का मान पता है, KH का मान पता है, रख दो भाई। लीजिए, हमने वैल्यू पुट कर दी और ये हमारा आंसर निकल के आ गया, ये विलेयता निकल के आ गई। तो देखिए बच्चों, जो मोल अंश ही
ही आएगा, मोल अंश ही मेथेन की विलेयता को निरूपित करता है। देखिए बच्चों, जो मोल अंश है यहाँ पे, जो ये मोल अंश है यही मेथेन की विलेयता को निरूपित करता है। और ये मेथेन की विलेयता कितनी निकल के आई? 178 गुणा 10 की घात -5 निकल के आई है। ठीक है, समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 36 देखिए बच्चों, 100 ग्राम द्रव ए, 100 ग्राम द्रव ए जिसका मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है 140 ग्राम पर मोल को 1000 ग्राम द्रव बी जिसका मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है 180 ग्राम पर मोल में घोला गया। ठीक है, यानी दो द्रव है जिसमें से ए तो विलेय है और बी क्या है? विलायक है। ए के 100 ग्राम को बी के 1000 ग्राम में घोला गया है। आगे देखिए, शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब 500 टॉर। बेटा ये भी वाष्प दाब की यूनिट है, टॉर, टॉर बोला जाता है इसको। 500 टॉर पाया गया। शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब तथा विलयन में उसका वाष्प दाब परिकलित कीजिए यदि विलयन का कुल वाष्प दाब 475 टॉर हो। तो देखिए बच्चों, आप ध्यान से देखिए, आप लोगों को ये कहा गया है कि एक ए द्रव है जिसको बी द्रव में घोला गया है। क्लियर है? और हमें क्या है, जो शुद्ध बी है, जो शुद्ध द्रव बी है उसका वाष्प दाब हमें दिया हुआ है और कुल वाष्प दाब हमें दिया हुआ है विलयन का। क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है जो ए अवयव है, ए अवयव का हमें वाष्प दाब ज्ञात करना है, यानी शुद्ध ए अवयव का वाष्प दाब ज्ञात करना है और विलयन में उसका कितना वाष्प दाब है ये हम लोगों को ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको ये कहा था कि जब कोई भी वाष्पशील द्रव विलयन होता है तो उस परिस्थिति में जो विलयन का वाष्प दाब होता है वो उसके अवयवों के आंशिक दाब के ऊपर निर्भर करता है। ये आप लोगों को पता है। ठीक है, यानी यहाँ पर भी अगर हम लोग बात करें तो विलयन का जो कुल वाष्प दाब होगा, जो विलयन का कुल वाष्प दाब होगा वो ए के वाष्प दाब यानी ए के आंशिक वाष्प दाब और बी के आंशिक वाष्प दाब के ऊपर निर्भर करेगा। यानी इन दोनों का योग ही विलयन का क्या होगा? कुल वाष्प दाब होगा। ठीक है, आगे देखिए, हमें पता है ये जो आंशिक दाब होता है ये बराबर होता है पी ए नोट एक्स ए के और ये बराबर होता है पी बी नोट एक्स बी के। ठीक है, तो अब हम इस फॉर्मूले से, इस सूत्र से ही हम लोग क्या करेंगे, जो ये शुद्ध ए है इसके वाष्प दाब को ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए बच्चों ध्यान से देखिए, हमें क्या क्या पता होना चाहिए। हमें सबसे पहले इनके मोल अंश पता होना जरूरी है ना भाई, इनके मोल अंश क्या है, तो हम लोग मोल अंश निकाल सकते हैं। अरे भाई, हमें दोनों द्रवों की ग्रामों में मात्रा दी हुई है और दोनों द्रवों के मोलर द्रव्यमान दिए हुए हैं, तो हम सबसे पहले दोनों के क्या निकालेंगे? मोल अंश निकालेंगे। क्लियर है? उसके बाद ये कुल दाब भी हमें दिया हुआ है 475, पीबी नोट भी हमें दिया हुआ है ये 500 टॉर और पीए नोट हम लोग क्या कर लेंगे? ज्ञात कर लेंगे। क्लियर है? देखिए एग्जाम में कैसे करके आना है। देखो बच्चों, माना द्रव ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पीए नोट है। ठीक है, ये मान लिया, और शुद्ध अवस्था में द्रव बी का वाष्प दाब पीबी नोट है और ये आपको दिया हुआ है 500 टॉर दिया हुआ है। आगे देखिए, अब हम सबसे पहले द्रव ए के मोल निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए द्रव ए के जो मोल निकालेंगे तो उसके ग्राम में मात्रा दी हुई है, ये ग्राम में मात्रा है और ये उसका क्या है? आपको मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है। चलिए भाई, मोलों की संख्या क्या आ गई? 0.714 निकल के आ गई। इसी तरह हम जो द्रव बी है उसके मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे, यानी इसकी मात्रा 1000 है, इसमें मोलर द्रव्यमान 180 का भाग दे देंगे। लीजिए भाई 5.556 ये हमारे बी के मोल निकल के आ गए। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? हमने मोलों की संख्या ज्ञात कर ली। अब ये कुल मोल कितने हो गए? इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ दिया, ये हमारे कुल मोल निकल के आ गए 6.270। वापस देखिए, कुल मोल निकल के आ गए 6.270 निकल के आ गए कुल मोल। अब देखिए ए का मोल अंश क्या होगा? ए के मोल अंश के लिए ए के मोल में इस कुल मोल का भाग दे देंगे। दे दिया, ए के मोलों की संख्या में कुल मोलों की संख्या का भाग दे दिया। ये हमारे ए के मोल निकल के आ गए 0.114 या 0.114। ठीक है, इसी तरीके से बी का मोल अंश भी हम लोग निकाल सकते हैं। जो बी के मोलों की संख्या है उसमें इस कुल मोलों की संख्या का भाग दे दिया, ये हमारे बी का मोल अंश निकल के आ गया।
क्लियर है। अब देखिए हमने ए का भी मोल अंश ज्ञात कर लिया, बी के भी मोल अंश ज्ञात कर लिए। अब आगे देखिए, अब आगे हम क्या करेंगे, इस सूत्र में वैल्यू रखेंगे पी कुल का मतलब है विलयन का जो कुल वाष्प दाब है बराबर पी ए प्लस पी बी। ये मैंने आपको बताया था पी ए बराबर क्या होता है, पी ए नोट एक्स ए, ये पी बी नोट एक्स बी। कुल वाष्प दाब आपको दिया हुआ है 475 टॉर, ये दिया गया है। चलिए भाई वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ हमने रख दिया 475, पी ए नोट हमें ज्ञात करना है, एक्स ए हमने निकाला था 0.114, पी बी नोट दिया हुआ है 500, एक्स बी हमने निकाला 0.886। क्लियर है। और इस तरीके से देखिए हमारे शुद्ध ए अवयव का वाष्प दाब निकल के आया 280.70 टॉर। क्लियर है भाई, समझ में आया बच्चों, ये हमारा जो शुद्ध ए अवयव है उसका वाष्प दाब निकल के आया। अब विलयन में इसका कितना वाष्प दाब है विलयन में, तो देखिए हम क्या करेंगे, पी ए बराबर पी ए नोट एक्स ए, या हम वैल्यू पुट कर देंगे। पी ए नोट हमें पता है, ये लीजिए ये है, एक्स ए हमने निकाला था 0.114, दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो विलयन में जो ए का वाष्प दाब निकल के आया वो निकल के आया 32 टॉर। कितना निकल के आया, 32 टॉर। तो देखिए आंसर क्या आया, शुद्ध अवयव ए का वाष्प दाब कितना आया, ये यानी 280.70 टॉर, और विलयन में ए का वाष्प दाब कितना निकल के आया, ये यानी 32 टॉर। क्लियर है। देखिए बच्चों बहुत आसान प्रश्न है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और कौन से फॉर्मूले में क्या क्या चीजें चाहिए। क्लियर है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 37 क्या है, 328 केल्विन पर शुद्ध एसीटोन एवं क्लोरोफॉर्म के वाष्प दाब क्रमशः 741.8 mmHg तथा 632.8 mmHg है। यह मानते हुए कि संगठन के संपूर्ण परास में ये आदर्श विलयन बनाते हैं, तो पी कुल और पी क्लोरोफॉर्म यानी कुल वाष्प दाब, क्लोरोफॉर्म के वाष्प दाब तथा पी एसीटोन यानी एसीटोन के वाष्प दाब तथा एक्स एसीटोन यानी एसीटोन के मोल अंश के फलन के रूप में इन्हें आलेखित कीजिए। मिश्रण के विभिन्न संगठनों के प्रेक्षित प्रायोगिक आंकड़े निम्नलिखित है। देखिए बच्चों क्या है, हमें शुद्ध एसीटोन और शुद्ध जो क्लोरोफॉर्म है उसके वाष्प दाब ये दिए हुए हैं 471.8 ये तो है एसीटोन का, और 632.8 mmHg ये है क्लोरोफॉर्म का। क्लियर है। अब हमें क्या है, जो ये है इनके अलग अलग संगठन हमें दिए हुए हैं। ये जो संगठन हमें दिया हुआ है इस संगठन के आधार पर प्रायोगिक आंकड़ों के रूप में हमें क्या करना है, पी कुल, पी क्लोरोफॉर्म, पी एसीटोन और एक्स एसीटोन के फलन के रूप में हमें एक आलेख खींचना है। ठीक है, इनको हम लोगों को आलेखित करना है और आलेखित करने के बाद हमें उपयुक्त आंकड़ों को भी उसी ग्राफ में आलेखित करना है। इन आंकड़ों को भी आलेखित करना है और इंगित कीजिए कि क्या इसमें आदर्श विलयन से धनात्मक अथवा ऋणात्मक विचलन है। तो देखिए बच्चों क्या करना है, इस प्रश्न में पूरा हमें जो आंकड़े दिए हुए हैं इन आंकड़ों को ही हमें इनके फलन के रूप में आलेखित करना है और फिर हमें ये बताना है कि क्या ये आदर्श व्यवहार से कोई विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं, कोई धनात्मक या ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको एसीटोन के मोल अंश दिए हुए हैं। ये एसीटोन का जो मोल अंश है या मोल भिन्न कह सकते हैं, ये आपको 100 के मल्टीप्लाई में दिया हुआ है। देखिए ये जो दिए हुए हैं ये आपको एसीटोन के मोल अंश दिए हुए हैं। इसके अलावा जो एसीटोन का वाष्प दाब है mmHg में वो ये दिया हुआ है, ये वाले, और जो क्लोरोफॉर्म है उसका वाष्प दाब हमें ये दिया हुआ है। अब इन आंकड़ों को काम में लेकर हम आलेखित करेंगे किस किस के बीच में, पी कुल, पी क्लोरोफॉर्म, पी एसीटोन और एक्स एसीटोन के फलन के रूप में। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे, हम सबसे पहले इन आंकड़ों को काम में लेंगे। देखिए और इन आंकड़ों को काम में लेकर सबसे पहले हम कुल जो वाष्प दाब है वो ज्ञात करेंगे। और कुल वाष्प दाब आपको पता है भाई, एसीटोन का वाष्प दाब प्लस क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब, यही तो होता है। पी जो कुल होगा या जो कुल वाष्प दाब होगा वो दोनों के ऊपर निर्भर करेगा। तो देखिए कैसे करना है इस प्रश्न को। देखिए बच्चों, हम दिए गए आंकड़ों से
कुल दाब ज्ञात करके विभिन्न आंकड़ों के लिए प्राप्त सारणी निम्न प्रकार बनाएंगे। देखिए निम्न प्रकार हमें सारणी प्राप्त होगी। भाई हमें ये दिया हुआ है, ये भी हमें दिया हुआ है, ये भी हमें सारणी में दिया हुआ है। ये हमें जो एसीटोन के मोल अंश है ये 100 के मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इससे क्लोरोफॉर्म के मोल अंश निकाल सकते हैं। अरे भाई हमें पता है ना भाई, कुल मोल अंश हम लोग निकाल सकते हैं ना, कुल मोल अंश 1 के बराबर होता है, ये हम लोगों को पता है। अब ये 100 के मल्टीप्लाई में इन लोगों ने दिया है, तो हम लोग सबसे पहले क्लोरोफॉर्म के मोल अंश ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद हम पी कुल ज्ञात कर लेंगे। देखिए पी कुल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, पी एसीटोन जो एसीटोन का वाष्प दाब है और क्लोरोफॉर्म के वाष्प दाब है, इन दोनों को जोड़कर हम ये कुल दाब को हम क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। कर लिया हम लोगों ने ज्ञात। अब हम क्या करेंगे, देखिए बच्चों, इसके 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 और इसके इनके फलन के रूप में हमें आलेख बनाना है। भाई इनके फलन के रूप में तो हमें आलेख बनाना है, और ये हम लोग ज्ञात कर ही सकते हैं क्योंकि आपको पता है बेटा 100 के मल्टीप्लाई में आपको ये दिया हुआ है, और हम लोगों को पता है कि जो कुल मोल अंश होता है वो 1 के बराबर होता है। क्लियर है? तो उस तरीके से हम 100 के फॉर्म में 100 के मल्टीप्लाई में क्लोरोफॉर्म के मोल अंश हम लोग ज्ञात कर लेंगे। कर लिया। अब हम इन डाटा को लेके, ये डाटा है जिन पे मैंने टिक लगाए हैं, इन सभी आंकड़ों को काम में लेकर हम ग्राफ पेपर पर एक ग्राफ खींचेंगे। देखिए बच्चों आगे, जब हम प्रत्येक पॉइंट को काम में लेकर ग्राफ खींचेंगे तो हमें इस तरीके से जो ये आपकी ये जो कंटिन्यू लाइन है, ये जो कंटिन्यू लाइन है, इस तरीके से हमें ग्राफ प्राप्त होगा। कंटिन्यू लाइन के रूप में हमें क्या होगा, ग्राफ प्राप्त होगा। ठीक है, अब इस तरीके से ग्राफ पेपर पे हम लोग ग्राफ बनाएंगे, और आप लोगों को पता है कि जो भी आदर्श विलयन होते हैं उनके लिए ग्राफ बिल्कुल सीधी रेखा में आते हैं ना। तो ये जो डैश डैश करके आपको जो ये डिसकंटिन्यू लाइन में, यानी जो कटिंग वाली लाइन में जो आपको ये ग्राफ दिखाया गया है, इस तरीके का ग्राफ तो हमारे आदर्श विलयन के लिए आता है। लेकिन हमें जो आंकड़े मिले हुए हैं उस आंकड़ों के अकॉर्डिंग हमारा ग्राफ ये आएगा। देखिए ये तो पी कुल हो गया, ये देखिए ये हो गया, और ये इस तरीके से हमारा हो गया। ठीक है, ये एसीटोन के लिए हो गया, क्लोरोफॉर्म के लिए हो गया, और इधर हमने क्या ले लिया, इधर हम लोगों ने एसीटोन के मोल अंश ले लिए, और इधर हम लोगों ने ले लिया क्या, दाब ले लिया, वाष्प दाब ले लिया। तो इस तरीके से हमें ग्राफ प्राप्त हुआ। अब देखिए बच्चों, ये जो हमारा है, ये जो पी नोट है, ये पी नोट किसका है, ये क्लोरोफॉर्म का पी नोट है। भाई शुद्ध क्लोरोफॉर्म का दिया हुआ है ना 632.8, और ये जो पॉइंट हमें प्राप्त हुआ है, ये जो वाष्प दाब है, ये किसका है, शुद्ध एसीटोन का वाष्प दाब है। क्लियर है? अब देखिए और हमें क्या लिख के आना है, यहाँ कुल दाब बराबर पी एसीटोन प्लस पी क्लोरोफॉर्म, ये मैंने अभी आपको समझाया था। इन आंकड़ों से हमें निम्न प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। अब आप ध्यान से देखोगे तो जो ये ग्राफ है, ये इस आदर्श ग्राफ से नीचे क्या है, झुका हुआ है ना। भाई जो आदर्श ग्राफ होता है, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन, उनके लिए तो ये ग्राफ सीधा आता है। और जो अभी हमें आंकड़ों से जो हमने ये ग्राफ बनाया, ये हमें इस तरीके से नीचे झुका हुआ प्राप्त हुआ है। ये देखिए ये नीचे झुका हुआ प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब ये हमारे आदर्श व्यवहार से क्या दिखा रहा है, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए हम क्या लिख के आएंगे एग्जाम में, चूंकि यह ग्राफ नीचे की ओर झुका है, अतः विलयन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। तो देखिए बच्चों, ये बहुत आसान प्रश्न है, केवल हमें आंकड़े दिए हुए हैं और आंकड़ों से हमें पी कुल, जो कुल वाष्प दाब है, वो हम लोगों को ज्ञात करना है। और उनको एक ग्राफ पेपर पे लेके जब हम लोग यहाँ पे तो एसीटोन के मोल अंश लेंगे, यहाँ पे हम दाब लेंगे, और प्रत्येक पॉइंट को लगाते हुए जब हम ग्राफ खींचेंगे तो हमें इस तरीके से ग्राफ प्राप्त होगा। और क्लियर प्रदर्शित हो रहा है कि ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर है? आया समझ में? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 38 देखिए, संगठनों की संपूर्ण परास में बेंजीन और टोलुइन आदर्श विलयन बनाते हैं। 300 केल्विन पर शुद्ध बेंजीन और टोलुइन के वाष्प दाब क्रमशः 50.71 mmHg और 32.06 mmHg है।
यदि 80 ग्राम बेंजीन को 100 ग्राम टोलुइन में मिलाया जाए तो वाष्प अवस्था में उपस्थित बेंजीन के मोल अंश का परिकलन कीजिए। देखिए बच्चों, क्या है, बेंजीन और टोलुइन के शुद्ध अवस्था में आप लोगों को वाष्प दाब दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि अगर 80 ग्राम बेंजीन को 100 ग्राम टोलुइन में मिलाया जाए तो वाष्प अवस्था में बेंजीन के मोल अंश ज्ञात करिए। तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेंजीन और टोलुइन के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे, फिर इनका मोल अंश निकालेंगे और मोल अंश निकालने के बाद हम कुल वाष्प दाब को ज्ञात करेंगे, जो विलयन है उसका कुल वाष्प दाब ज्ञात करेंगे और उससे फिर हम वाष्प अवस्था में बेंजीन के मोल अंश का परिकलन करेंगे। तो देखिए कैसे करना है। बेंजीन के मोल आपको निकालने हैं, तो बेंजीन की मात्रा दी हुई है, मोलर द्रव्यमान का भाग दे दिया, ये निकल के आ गया 1.026। ठीक है, आगे देखिए टोलुइन के मोल निकालने हैं, तो भाई टोलुइन की मात्रा में जो टोलुइन का मोलर द्रव्यमान है उसका भाग दे दिया, ये निकल के आ गया 1.087। अब हम सबसे पहले बेंजीन के मोल अंश निकालेंगे। लो भाई, बेंजीन के मोल अंश क्या होंगे, बेंजीन के मोलों की संख्या और उसमें भाग दे देंगे कुल मोलों की संख्या का, तो हमारा ये निकल के आएगा 0.486। ठीक है, ये बेंजीन के मोल अंश निकल के आ गए। टोलुइन का मोल अंश हमें निकालना है, तो टोलुइन के मोल अंश निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, कुल मोल अंश एक होता है ना, जितने भी अवयव है उनके मोल अंशों का योग एक होता है। तो 1 में से अगर हम इसको माइनस कर देंगे, 1 में से बेंजीन के मोल अंश को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये टोलुइन का मोल अंश निकल के आ गया 0.514। क्लियर है। अब आगे देखिए, आगे हम लोग क्या करेंगे, लो भाई बेंजीन के लिए हम लोग वाष्प दाब ज्ञात करेंगे, तो शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब और उसको मोल अंश से मल्टीप्लाई कर देंगे। लो भाई 50.71 को गुणा कर दिया 0.486 से, ये हमारा निकल के आ गया बेंजीन का वाष्प दाब निकल के आ गया। अब टोलुइन का निकालना है, हम क्या करेंगे, शुद्ध टोलुइन के वाष्प दाब को मोल अंश से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा टोलुइन का निकल के आ गया वाष्प दाब 16.48। अब आगे देखिए, विलयन के साथ साम्य में वाष्प प्रावस्था के संगठन का निर्धारण अवयवों के आंशिक दाब से निर्धारित किया जाता है। ये बेटा मैंने आपको पढ़ाया भी था ये चीज। तो हम क्या लिख सकते हैं, P बराबर वाई पी कुल। ये वाई क्या है, वाष्प अवस्था में विलय के मोल अंश है। क्लियर है। अब हमें ये वाई ज्ञात करना है, तो हमारा सूत्र हो जाएगा P/P कुल। अरे भाई वाष्प अवस्था में मोल अंश ज्ञात करना है तो ये हमारा सूत्र हो जाएगा। इसका मतलब है P का मतलब है बेंजीन का वाष्प दाब और P कुल का मतलब है कुल वाष्प दाब। ठीक है, तो लीजिए भाई बेंजीन के वाष्प दाब में कुल वाष्प दाब का हमने भाग दे दिया। बेंजीन का वाष्प दाब क्या था, 24.65, और इसमें हमने जो कुल है यानी इन दोनों का योग करके जो कुल वाष्प दाब आया उसका भाग दे दिया। हमारे वाष्प अवस्था में बेंजीन के मोल भिन्न निकल के आए 0.60। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। 298 केल्विन पर आयतन में मुख्य घटक O2 और N2 यानी ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस की बात हो रही है, लगभग 20% एवं 79% के अनुपात में है। ठीक है, 10 वायुमंडल दाब पर जल वायु के साथ साम्य में है। 298 केल्विन पर यदि ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के हेनरी स्थिरांक क्रमशः 3.30 गुणा 10⁻7 मिलीमीटर, देखिए बच्चों मिलीमीटर में है, तथा 6.51 गुणा 10⁻7 मिलीमीटर है, तो जल में इन गैसों का संगठन ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे इसे, ध्यान दीजिएगा। माना 1 मोल वायु का 10 वायुमंडलीय दाब पर आयतन क्या मान लिया हमने, V मान लिया। हमें दिया हुआ है कि वायु में 20% ऑक्सीजन है आयतन से, अतः ऑक्सीजन का आयतन कितना होगा, जो ये V आयतन है इसमें ऑक्सीजन का आयतन कितना होगा। तो देखिए V गुणा कर देंगे 20/100 से, ये निकल के आ गया 0.2 V, यानी ये निकल के आ गया हमारे ऑक्सीजन का आयतन। ठीक है, आगे देखिए नाइट्रोजन का वायु में 79% आयतन है, तो नाइट्रोजन का आयतन कितना होगा, V × 79 भाग दे देंगे 100 का। लीजिए भाई क्या निकल के आया 0.79 V,
ये आयतन हमारा निकल के आया है नाइट्रोजन का। अब आगे देखिए, किसी गैस का आंशिक दाब कैसे ज्ञात करते हैं, यानी उस गैस के आयतन में कुल आयतन का भाग दे दो और कुल दाब से उसको क्या कर दो, गुणा कर दो। क्लियर है? तो आगे देखिए, O2 का आंशिक दाब क्या होगा, जो PO2 O2 का आंशिक दाब है वो कैसे निकालेंगे। लीजिए भाई, इसका जो आयतन अभी हमने निकाला 0.2 V, भाग दे दिया V का और ये गुणा कर दिया हमने 10 से। ठीक है, 10 वायुमंडलीय दाब पे बात कर रहे हैं, तो ये निकल के आ गया 2 वायुमंडलीय यानी 2 एटमॉस्फेयर। ये हमारा निकल के आ गया ऑक्सीजन का आंशिक दाब। अब बात कर रहे हैं नाइट्रोजन के आंशिक दाब की, तो देखिए 0.79 V, भाग दे दिया कुल आयतन V का और ये गुणा कर दिया 10 से। ये निकल के आ गया 7.9 एटमॉस्फेयर यानी 7.9 वायुमंडलीय दाब निकल के आ गया। अतः विलयन में O2 की विलेयता मोल अंश के रूप में हमें निकालनी है। तो देखिए, हेनरी के नियम से सीधा सीधा हमने हेनरी का सूत्र लगाया है, हमें ऑक्सीजन के मोल अंश निकालने हैं। चलिए भाई, ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना आया, 2 आया। अभी देखिए बच्चों, 2 एटमॉस्फेयर में आया है, वायुमंडलीय यूनिट में आया है, और हमें वहाँ हेनरी स्थिरांक जो दिया हुआ है वो मिलीमीटर में दिया हुआ है। क्लियर है? अब देखिए, हम इसे कन्वर्ट करेंगे, यानी हम इसे गुणा कर देंगे, दो एटमॉस्फेयर को मिलीमीटर मरकरी स्केल में कन्वर्ट करने के लिए 760 से गुणा कर देंगे। क्लियर है? और अब इसमें भाग दे देंगे इस हेनरी स्थिरांक का। लीजिए भाई, हमारे पास कितनी विलेयता निकल के आई ऑक्सीजन की, 4.606 गुणा 10 की घात -5। क्लियर है? आगे देखिए, इसी प्रकार विलयन में नाइट्रोजन की विलेयता निकालेंगे। अब देखिए, नाइट्रोजन की विलेयता निकालेंगे तो 7.9, ये भी हमें वायुमंडलीय यूनिट में दिया हुआ था, एटमॉस्फेरिक यूनिट में। इसको भी भाई हम 760 से गुणा कर देंगे और भाग दे देंगे हेनरी स्थिरांक का। ये हमारी विलेयता निकल के आ गई 9.22 गुणा 10 की पावर -5। ठीक है, तो देखिए हमारा आंसर क्या आया, जल में ऑक्सीजन की विलेयता ये निकल के आ गई और नाइट्रोजन की विलेयता ये निकल के आ गई। आया समझ में? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 40 क्या है, यदि जल का परासरण दाब 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.75 वायुमंडल हो तो 2.5 लीटर जल में घुले CaCl2, जिसके लिए I का मान दिया हुआ है, वांट ऑफ गुणांक दिया हुआ है 2.47 की मात्रा परिकलित कीजिए। तो देखिए बच्चों, कैसे करेंगे, सीधा सीधा परासरण दाब का सूत्र यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए, परासरण दाब पाई बराबर ICRT, पाई दिया हुआ है भाई, परासरण दाब दिया हुआ है ना, देखिए 0.75 वायुमंडल, I दिया हुआ है 2.47 और C की जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हमें निकालना है, और R देखिए, R हमें पता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर ताप जो हमें डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है उसे हम बदलेंगे किसमें, केल्विन में। तो केल्विन में बदलने के लिए 27 डिग्री को हम किससे जोड़ देंगे, 273.15 से जोड़ देंगे, यानी 27 में 273.15 जोड़ेंगे, हमारा ताप निकल के आ गया 300.15 केल्विन। क्लियर है? अब देखिए वैल्यू पुट करेंगे। लीजिए भाई, हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी और सबकी वैल्यू पुट करके हमने C निकाल लिया, और जो C का मान आया है वो आया है 0.0123 मोल पर लीटर में आया है, यानी मोलरता के रूप में आया है, मोल पर लीटर के रूप में आया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे विलेय की। तो देखिए, मोलरता का सूत्र लगाइए भाई, मोलरता बराबर विलेय के मोल और विलयन का आयतन जो लीटर में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से विलेय के मोल निकालने तो मोलरता को विलयन के आयतन से गुणा कर देंगे, आयतन हमारे प्रश्न में दिया हुआ है ना। तो लीजिए भाई, हमने मोलरता को आयतन से गुणा कर दिया और हमारे विलेय के मोल निकल के आ गए 0.030 मोल। अब हमें क्या करनी है, इसकी मात्रा निकालनी है विलेय की, विलेय यानी CaCl2 की हमें मात्रा निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसके जो मोलों की संख्या आई है उसे इसके अणुभार से हम लोग गुणा कर देंगे। तो लीजिए भाई, CaCl2 की मात्रा कितनी निकल के आई, 3.33 ग्राम। कितना आसान प्रश्न है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41 देखिए, 2 लीटर जल में
25 डिग्री सेंटीग्रेड पर K2SO4 के 25 मिलीग्राम को घोलने पर बनने वाले विलयन का परासरण दाब यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि K2SO4 पूर्णतः वियोजित हो गया है। तो देखिए बच्चों, ये कहा जा रहा है कि K2SO4 पूर्णतः वियोजित हो गया है। अब इसका वियोजन कैसे होगा? देखिए, दो तो बनेंगे K प्लस आयन और एक बनेगा सल्फेट आयन, ठीक है। तो देखिए I का मान क्या निकल के आया? 3। तो देखो बच्चों, ये हमने इसका वियोजन का सूत्र लिख दिया, इस तरीके से इसका वियोजन होगा। तो K2SO4 वियोजित होकर दो तो K प्लस आयन तथा एक सल्फेट आयन देता है, अतः कुल आयन 3, यानी I बराबर भी 3, ठीक है। लीजिए भाई, परासरण दाब के फॉर्मूले में मान पुट करेंगे। चलिए, पाई बराबर ICRT, तो पाई बराबर I और ये C की जगह हम ये रख सकते हैं ना। अरे भाई देखिए बच्चों, पाई बराबर होता है ICRT। हम यहाँ पे C की जगह लिख सकते हैं N/V/RT लिख सकते हैं। और जो N मोलों की संख्या है वो कैसे निकालते हैं? अरे भाई N ऐसे निकालते हैं ना, ग्राम में मात्रा बटा अणुभार। तो हमारा ये सूत्र निकल के आ जाएगा IW/mV/RT। आया निकल के? तो यही तो सूत्र है। लीजिए भाई, इस सूत्र में हम लोगों ने क्या कर दी? वैल्यू पुट कर दी। और वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास परासरण दाब निकल के आया 5.27 गुणा 10⁻³ एटमॉस्फेयर। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, सेकेंड यूनिट जो हमारी थी वो समाप्त हो चुकी है और अभ्यास प्रश्न भी हम लोग कर चुके हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, समझिए क्या प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है और क्या प्रश्न में दिया हुआ है। अब हम आगे के वीडियो में जो हमारी यूनिट 3 है वैद्युत रसायन, वो हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।